हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS1 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दे फेस एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे रबर इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वेरियस सेक्टर्स में, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है डिफरेंट कंट्रीज में, उसका क्या फैक्टर्स है रोल प्ले करते हैं, और फाइनली व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी कंट्री सुटेबल फॉर रबर प्रोडक्शन। फाइनली इसका देखेंगे इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ओवरव्यू दे देंगे रबर इंडस्ट्री का। तो इन द रबर इंडस्ट्री व्हाट रबर इंडस्ट्री के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रबर इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल यूज। ये वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी, देन उसके बाद रेजिलियंस, टफनेस, जिसके कारण कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है। इसका आप अगर मार्केट आप बताओगे तो ग्लोबल रबर मार्केट इज़ वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली एट $40 billion इन 2020, and in 2026 it is expected to add $51 billion with a growth rate of 4.1 annually। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रबर इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम लोग इवेलुएट करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसका टायर्स, बेल्ट, होसेस, गास्केट, वाइपर्स, ये सारे चीज़ें जो बनते हैं वो रबर से बनते हैं। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे कि ग्लोव्स जो भी यूज़ सकते हैं, बलून्स, मेडिकल ट्यूब्स, इलास्टिक बैंडेजेस, और जो भी आप मेडिकल इक्विपमेंट देखते हैं उसमें रबर का काफ़ी इंपॉर्टेंस ये होता है। तो इसमें इस तरह से हेल्थ केयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम वे में कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रूफिंग मटेरियल होता है, विंडो सील होता है, साउंड प्रूफिंग सिस्टम में रबर का यूज होता है। आप इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल, तो बुर्ज खलीफा के जो वर्ल्ड्स का लास्टेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसमें साउंड प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए रबर का यूज़ किया गया है, नेचुरल रबर्स का। नेक्स्ट इज द एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस में भी आप लोग जैसे जानते हो सील्स, गास्केट, हॉर्सेस, ये सब जो बनते हैं, हाँ, इसमें रबर का ही होता है। क्यों रबर लगाते हैं? क्योंकि रबर एक्सट्रीम टेम्परेचर में प्रेशर को झेल पाता है। नेक्स्ट हमारे कंज्यूमर गुड्स में जो हम लोग जो डेली यूजेस मटेरियल्स, हमारे शूज़, क्लोथ्स, होम अप्लाइंसेस, इसमें भी रबर का एक्सटेंसिवली यूज होता है। एक आप एग्जांपल दे सकते हो, जो नाइकी एडिडास का शूज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसके सोल्स को रबर के थ्रू बनाया जाता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी आप जैसे केबल्स, कनेक्टर, स्विचेस को देख रहे हो, उसमें फ़ोन रबर का यूज़ होता है। एक आप लेटेस्ट एग्जांपल देखते हो, आईफोन के मॉडल में जो वाटर प्रूफिंग का जो फीचर दिया जाता है उसमें रबर का यूज़ करके दिया जाता है। फाइनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देख सकते हो, जो भी मशीनरीज होते हैं जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इसमें भी रबर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इरिगेशन सिस्टम एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर वुड्स विच आर एसेंशियल फॉर फार्म वर्क्स। तो इस तरह से हम लोग 7 डिफरेंट सेक्टर्स में रबर का इंपॉर्टेंस देखा, रबर इंडस्ट्री का। नेक्स्ट देखेंगे रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कहाँ कहाँ पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देयर आर मेनली 5 रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज: थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया एंड मलेशिया। सबके बारे में एक करके देखेंगे। थाईलैंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड है। इसका आप साउदर्न पार्ट का आप कोट कर सकते हो, साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच रिसीव्स द एबंडेंट रेनफॉल, जिसके कारण इज़ वेरी सूटेबल यहाँ पर रबर प्रोड्यूस किया जा सकता है। थाईलैंड में जो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ अलॉन्ग विथ रेनफॉल होता है, जिसके कारण रबर ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंडोनेशिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर है, और इसके एरियाज लाइक सुमात्रा, कालीमुंतन में काफ़ी ज़्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे क्यों फेवरेबल है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, और हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण इट्स परफेक्ट फॉर रबर कल्टिवेशन। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वियतनाम का। वियतनाम में भी काफ़ी तेज़ी से रबर प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड है, साउदर्न ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री आर द मेन रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये हो गया। यहाँ पे वियतनाम में काफ़ी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ ला रही है जिससे कि रबर प्रोड्यूस करना काफ़ी आसान हो रहा है। नेक्स्ट है इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो केरला में सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस किया जाता है।
मोर देन 90% ऑफ द टोटल इंडियाज आउटपुट केरला में से निकलता है 90%। रेस्ट 10% जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और अदर स्टेट से आता है। फाइनल एग्जाम्पल में लोग मलेशिया देखते हैं। मलेशिया कभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर हुआ करता था, बट अब ये ऐसा नहीं है। अब ये ज़्यादातर ऑयल कल्टीवेशन में फोकस कर रहा है, बट स्टिल मलेशिया कंट्रीब्यूट है मेजर पोर्शन टू द रबर प्रोडक्शन। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच मेक्स ए कंट्री सूटेबल फॉर रबर प्रोडक्शन। तो सबसे पहला है क्लाइमेट। अब रबर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या सूटेबल क्लाइमेट होता है, तो 20 डिग्री से 34 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है अगर किसी कंट्री में पाया जाता है, प्लस यहाँ पे एनुअल रेनफॉल अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रबर उपजाया जा सकता है, कल्टिवेशन किया जा सकता है। जैसे थाईलैंड का आप एग्जाम्पल दे दो, इंडोनेशिया का दे दो, इंडिया का दे दो। उसके बाद सॉइल, किस तरह के सॉइल में होता है, ये वेल ड्रेन्ड डीप एंड फर्टाइल सॉइल जहाँ पे अच्छे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल पाए जाए, वहाँ पे भी रबर कल्टीवेशन हो सकता है। एग्जाम्पल में आप इंडोनेशिया और सुमात्रा और कालीमंतन का दे सकते हो। लेबर में जहाँ बहुत ही चीप लेबर मिले, वहाँ अगेन इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फैक्टर फॉर मेकिंग अ रबर इंडस्ट्री और रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। वियतनाम में हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे लेबर एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हो नेशनल रबर पॉलिसी 2019 लाया गया। फिर रबर इंडस्ट्री में 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी अलाउ कर दिया गया है। तो दीज आर द इनिशिएटिव दैट सपोर्ट्स द रबर प्रोडक्शन और कल्टीवेशन इन कंट्री। और फाइनली है मार्केट डिमांड। अब जो देखो चाइना में इतना बड़ा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो भी बिल्डिंग्स का काफ़ी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज कंज्यूमर ऑफ रबर। तो इसके आसपास के एरियाज़ के जितने भी वहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट डिमांड हाई होगा रबर का, तो मार्केट डिमांड है तो इसकी वैल्यू हाई होगी। अब वैल्यू आएगी तो वहाँ के कंट्रीज और लोकल पीपल सोचेंगे इसको प्रोड्यूस करके पैसे कमाने का। तो ये 5 फैक्टर्स थे। दे आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन और रबर प्रोडक्शन इन एनी कंट्री। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने देखा रबर इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखा। अब हम लोग इन्वायरमेंटल इशूज और सॉल्यूशन देखेंगे और कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है रबर प्रोड्यूस करने से किसी भी कंट्री में क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो देर आर टोटल इन 5, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। अब जैसे कि रबर प्लांटेशन के लिए जिस लैंड को ऑक्यूपाई किया जाता है, वहाँ से सारे जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है, जिसके कारण कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप दोगे साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे कि रबर प्लांटेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसके कारण बहुत सारे स्पीसीज़ का लॉस हुआ है। इसका आप स्टडी एक कोट कर सकते हो, एक जर्नल है नेचर, इन 2020 रिपोर्ट किया गया था कि नेचुरल फॉरेस्ट को रबर प्लांटेशन में कन्वर्ट करने से देयर इज़ 40% डिक्लाइन इन बर्ड स्पीसीज एंड 30% डिक्लाइन इन बैट स्पीसीज। तो ये क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का एक लॉस है। और हमेशा याद रखें, अगर कोई आप पॉइंट लिख रहे हैं, अगर उसको एग्जाम्पल के साथ वैलिडेट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑलवेज गिव ए एग्जाम्पल। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इशू है सॉइल डिग्रेडेशन। सो रबर जो ट्री होता है उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और बार बार किसी भी सॉइल पे आप रबर उपजाओगे तो वहाँ का न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी कम जाएगा। तो सेम बात को वही लिखा गया है। तो एक 2021 का एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल सॉइल रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि ये बता रहा था कि थाईलैंड में ज़्यादा रबर प्लांटेशन का ना, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी कम गया है। थर्ड पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन। रबर कल्टीवेशन प्रोडक्शन में वाटर्स का भी वाटर का यूज़ होता है, और पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र भी बहुत सारे डालने पड़ते हैं, जिसके कारण कि कंटामिनेशन ऑफ लोकल वाटर होता है। और आप इसका एक केस स्टडी डाल सकते हो, मेकोंग रिवर बेसिन, पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये क्या बता रहा था, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो रबर प्लांटेशन से रन ऑफ होके वाटर में मिल जा रहे थे। दैट एक्चुअली इम्पैक्टेड द फिश पॉपुलेशन, वहाँ खा के फिश मरती जा रही थी। तो वाटर पॉल्यूशन का एक इम्पैक्ट हुआ, और लोकल इकोलॉजी इकोसिस्टम को भी ये काफ़ी इम्पैक्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट इज कार्बन एमिशन। अब इसमें ये पॉइंट आता है कि जो रबर ट्री होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट
अगर आप नॉर्मल ट्री के कंपैरिजन में देखोगे तो वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप देखो, आप नॉर्मल फॉरेस्ट को आप रिप्लेस करके आप रबर प्लांटेशन करोगे तो ऑफ कोर्स कम CO2 ऑब्जर्व होगा, और एज अ रिजल्ट CO2 नेट CO2 इमिशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा। तो यही इसी केस स्टडी में हाईलाइट हुआ है। 2022 केस स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया फाउंड दैट देयर इज अ नेट इंक्रीज इन कार्बन इमिशन कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से कार्बन इमिशन भी हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर आता है सोशल इम्पैक्ट। अब देखो, इतना सारा लार्ज लैंड आप लेके रबर की फॉरेस्ट कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट करोगे, क्रॉप कल्टीवेशन करोगे, तो उसके कारण काफ़ी सारा लैंड चाहिए, सर लोकल बॉडीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो ये भी एक, इट्स नॉट एन इन्वायरमेंटल फैक्टर बट एक सोशल एस्पेक्ट भी है। तो एक 2022 की रिपोर्ट है, NGO ग्लोबल फिटनेस हाईलाइटेड सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ सच लैंड कॉन्फ्लिक्ट इन कैम्बोडिया एंड लाओस, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो भी ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा आता है सस्टेनेबल रबर प्रोडक्शन। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटर क्रॉपिंग करेंगे वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द रबर ट्रीज टू मेंटेन द सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका आप एग्जांपल कोट करो कि रेन फॉरेस्ट अलायंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड जो बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि क्रॉप्स के बीच में कुछ, जो भी रबर के बीच में कुछ क्रॉप्स बनाओ ताकि वो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करे। नेक्स्ट अप्रोच ये हो सकता है कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री करें। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग ट्रीज विथ क्रॉप्स एंड लाइवलीहुड। इसका आप एग्जांपल दे दो कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है, हाईलाइट द सक्सेस ऑफ रबर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडोनेशिया में ये सिस्टम को अप्लाई किया गया, जहाँ पे भी ये रबर का कल्टीवेशन हो रहा था वहाँ पे क्रॉप्स और लाइवली स्टॉक भी रखे गए, जैसे कि जो भी जानवर है वहाँ पे। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी और फार्म्स की लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव किया। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जिसके कारण हम लोग ने देखा था कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि इसको रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, कितना यूज़ होगा। तो उसी तरह थाईलैंड में क्या गया कि स्मार्ट फार्म इनिशिएटिव चलाया गया विच इंक्लूड्स द ट्रेनिंग ऑफ रबर फार्मर्स टू सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। अब उसमें ट्रेनिंग दिया गया कि आपको कितना और कब और कैसे पेस्टिसाइड डालना है। इससे क्या हुआ कि जितना ज़रूरत है उतना ही लगा, उसको पेस्टिसाइड्स पानी में जाके नहीं मिले, जिसके कारण पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द रेन रीफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव, जहाँ पे आप फिर से आप अपना पेड़ पौधों को लगाओ ताकि वो जो नेट कार्बन इमिशन है उसको आप ठीक कर सको। इसका एग्जांपल है प्लांट ए ट्री फॉर लाइफ इनिशिएटिव इन मलेशिया। इसी तरह के इनिशिएटिव से आप इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड लैंड राइट्स। अब इसमें क्या है कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ को हमेशा इन्वॉल्व रखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि ये कैसे इसके लैंड का सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, उनके भी जो रिक्वायरमेंट्स के ध्यान रखना चाहिए। इसका आप 2023 का एक केस स्टडी को हाईलाइट कर सकते हो, राइट्स एंड द रिसोर्सेज इन इट से हाईलाइट द सक्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन कम्बोडिया। ये एक एग्जाम्पल आप दे दो, कम्बोडिया में सक्सेस हुआ है। फाइनली ग्रीन सर्टिफिकेशन स्कीम, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ये लगा सकती है कि जो भी कंपनी आप नेचुरल रबर को यूज़ करेगी दैट विल गेट अ सर्टिफिकेट और सम काइंड ऑफ डिस्काउंट। तो जिस तरह से कि मिशेलिन है जिसने अनाउंस किया है 100% यूज़ ऑफ सस्टेनेबल नेचुरल रबर बाय 2050, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देन उसके कम टैक्सेस लगेंगे। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइनली हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में ये हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड इट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, लोकल कम्युनिटीज टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट द सस्टेनेबल रबर कल्टीवेशन। इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी country or in all the sectors it is involved. This will not only help to protect the environment, local communities, but also ensure the long viability of the rubber industry itself। ये रहा कंक्लूजन हम लोग का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स, बाय बाय।